सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड 4 सेमेस्टर गणित विषय पूरा पढ़ा रहा हूं और इसमें मैंने आपका पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज क्लास में हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ा दिया है और राजन सीरीज मैंने बहुविकल्पीय लघुत्तरीय प्रश्न पूरा पढ़ा दिया है। और जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न है इसमें 30 प्रश्न मैं 3 क्लासेस में करा चुका हूं। अब ये आपका चौथा क्लास है लघुत्तरी का पार्ट 4। इसमें हम लोग आगे के प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 31 से। अब 31 से यहाँ पे हम देखने वाले हैं। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं और सभी विषयों का दिया गया है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप गणित के सामने वाला क्लिक करिएगा और कोई विषय पढ़ना होगा तो उस पर क्लिक करके आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं 4 सेमेस्टर के। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी बेहतर करिए। अब हम लोग बढ़ेंगे इस क्लास में आगे, चाहे तो पहले क्लास अभी आप देख लीजिए या इस क्लास के बाद देख लीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 31 है। नीचे चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और ए ओ बी व्यास है। वृत्त का बिंदु सी और डी इस प्रकार है कि कोण सी ए बी 30 अंश और कोण ए बी डी 40 अंश है। तो कोण सी ए डी और कोण सी बी डी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दो कोण दिया गया है, कोण सी ए बी, ठीक है, ओ केंद्र है वृत्त का और ए ओ बी व्यास है। और यहाँ पे कोण जो सी ए बी है वह 30 अंश का है, यानी यह जो कोण दिया गया है यह 30 अंश का दिया गया है। और कोण ए बी डी, ए बी और डी, ये कोण जो दिया गया है यह 40 अंश का दिया गया है। और कौन सा कोण आपसे पूछ रहा है? सी ए डी। सी ए डी यानी कि यह कंप्लीट कोण पूछ रहा है और सी बी डी और ये कंप्लीट कोण आपसे पूछ रहा है। तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे ये देखिए। एक वृत्त का नियम होता है कि अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वह 90 अंश का होता है। तो आप यहां से लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में जो कोण ए सी बी है वह 90 अंश का होगा। जो कोण ए सी बी है वह 90 अंश का होगा क्योंकि यह अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है। और इसी तरीके से त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में ये जो कोण होगा वह 90 अंश का होगा, ए डी बी, ठीक है। ये दोनों कोण आप कितने अंश के मिल जाएंगे? ये दोनों कोण आपको 90 अंश के इस तरीके से मिल जाएंगे। अब आप देखिए कि त्रिभुज में आप अंतः कोणों का लगा करके त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो ऊपर वाले त्रिभुज में आप देखेंगे तो 90 और 30 120 यानी कि यह 60 अंश का होगा। अब ये केवल 60 अंश का है और ये 40 अंश का, तो पूरा कोण जो हो जाएगा वह कितने का हो जाएगा? 100 अंश का। यानी कि हम लिख सकते हैं कोण सी बी डी जो मान पूछा है वह बराबर होगा कोण सी बी ए धन कोण ए बी डी के। तो अब जोड़ लीजिए दोनों कोणों को, 60 धन 40 हो जाएगा यानी कि 100 अंश आ जाएगा इस तरीके से। और इसी तरीके से ये नीचे वाले त्रिभुज में आप देखेंगे तो 90 और 40 130 और ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 50 अंश का। और ये 50 और 30 80 अंश हो जाएगा। ये जो कोण आएगा कोण सी ए डी का मान कितना हो जाएगा? सी ए डी का मान हो जाएगा 80 अंश, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 32 है। 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है। यदि उस संख्या में 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 अंकों की एक संख्या है जिसका योग जो है 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है, ठीक है। अब आप कैसे मान सकते हैं? माना जो इकाई का अंक है वह x है और दहाई का अंक जो है वह y है। तो इन्हीं दोनों का कह रहा है x और y का जो योग है वह कितना है? वह जोड़ने पे 12 आ रहा है। तो ये हमको पहला समीकरण मिल जाएगा। और बोल रहा है कि यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या
के अंकों का स्थान बदल जा रहा है, यानी कि x हमने इकाई के स्थान पे माना है तो वो दहाई के स्थान पे चला जा रहा है, और y जो दहाई पे है वो इकाई पे चला आ रहा है। ठीक, अब जो 2 अंक वाली संख्या है उसके संख्या का योग जो है वह 12 है। ये पहला समीकरण हमने दिखा दिया। तो संख्या कितनी होगी यह आप देखिए। संख्या कैसे लिखते हैं? संख्या होता है दहाई का अंक, दहाई के अंक में दहाई का अंक यहाँ पे y है, तो y में 10 का गुणा हो जाएगा और इकाई जोड़ देंगे तो ये संख्या के बराबर हो जाएगा, यानी कि संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा? संख्या हो जाएगा 10y धन x। ठीक, तो अब इसके बाद संख्या का अगर अंक पलट जा रहा है तो संख्या अंक पलटने के बाद संख्या अंक पलटने, अब यहाँ पे अंक पलटने के बाद संख्या अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे दहाई के स्थान पे x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y, ये हो जाएगी संख्या। अब आपसे दूसरे में क्या कह रहा है? यदि उस संख्या में से जो पहले संख्या थी इसमें से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक के स्थान बदल जा रहे हैं, यानी कि पहली संख्या में से आप 36 घटा दीजिए तो यह बराबर हो जा रहा है अंक पलटने के बाद जो संख्या मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये समीकरण आपका बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा y इधर आएगा 9y और ये प्लस x है, माइनस 10x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 9x, और माइनस 36 है उधर जाएगा प्लस 36 हो जाएगा। अब देखिए 9 से पूरा काट सकते हैं, 9 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस एक्स बराबर 4 हो जाएगा। ये आपका, इसको आप दूसरा समीकरण बोल सकते हैं। ठीक, और पहला समीकरण आपको पता ही है x प्लस वाई बराबर 12। अब इसको बस जोड़ दीजिए, x x कट जाएगा और 2y y जुड़ जाएगा, 2y हो जाएगा और 4 और 12 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 16 और y का मान आ जाएगा 8। और उसके बाद x का मान निकालेंगे, किसी एक समीकरण में रख दीजिए। पहले में x प्लस वाई बराबर 12, y का मान 8 रखेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा। x का मान 4 आ गया, इसके मतलब संख्या, जो संख्या थी, संख्या आपसे पूछ रहा था, संख्या क्या है? संख्या 10y प्लस x है। 10y मान लिया 80 और x है 4, 84, ये हो जाएगा संख्या। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके संख्या निकाल लेंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है किस तरीके से हम संख्या जो नंबर से उनको कैसे मानेंगे, इकाई के स्थान के दहाई के स्थान को कैसे मानेंगे और किस तरीके से संख्या को लिखा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है और सॉल्व कर लेना है यहाँ पे। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 33 है, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपए खर्च होगा? अब देखिए 3 मीटर व्यास का इस तरीके से कुआं खोदना है जो कि गहरा कितना होगा? 14 मीटर गहरा होगा यह कुआं। ठीक, कुआं आप सभी जानते हैं वेल। अब इसमें कितना खर्च आएगा यह कैसे निकालेंगे? देखिए एक हर चीज का दर होता है, जैसे आप पेन भी खरीदने जाते हैं तो 10 रुपए का एक पेन आप खरीदते हैं या 5 रुपए का, जैसा पेन रहेगा वैसे ही दर है कि इतना मिट्टी हटाएंगे। अगर 1 घन मीटर मिट्टी कोई हटा रहा है कोई ठेकेदार तो वह कितना रुपए ले रहा है? 30 रुपए ले रहा है। ठीक, अब वह पूरा मिट्टी हटाएगा, ठीक है, इतना मिट्टी जो इस कुएं को खोदने में लगेगा। 3 मीटर व्यास के और 14 मीटर गहरे कुएं को खोदने में जो मिट्टी हटाना पड़ेगा उसका कितना पैसा बनेगा, कितने रुपए उसका बनेगा, यह आपको बताना है। तो यह आप कैसे निकालेंगे? पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना पेन खरीदना चाहते हैं, तब आप निकाल सकते हैं कि हाँ कितना रुपए हमारा लगेगा। तो उसी तरीके से पहले आपको पता होना चाहिए कितना घन मीटर हमको मिट्टी हटाना है, तब हम निकाल सकते हैं कि कितना रुपया खर्च होगा। तो पहले हम निकालेंगे कितना घन मीटर मिट्टी हटाना है। घन मीटर मतलब कि कितना आयतन। आयतन कैसे निकलेगा? आयतन निकालने के लिए आकृतियों का आयतन होता है और आकृति हमने पढ़ा है बेलन, शंकु। तो यहाँ पे देखिए ये कुआं किस आकार का है? एक सिलेंडर के आकार का होता है कुआं, एक बेलन के आकार का होता है। ठीक है, तो बेलन जैसे ऊपर नीचे आपका इस तरीके से वृत्त होता है और एक ऊंचाई होती है,
तो यहाँ पे कुएं की जो गहराई होगी वह ऊंचाई हो जाएगी, और जो व्यास दिया है आपको वहां से आप त्रिज्या निकाल लेंगे। व्यास 3 मीटर दिया है देखिए, और गहराई 14 मीटर दिया है। तो व्यास जब 3 मीटर आपको दिया गया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 3/2 मीटर हो जाएगा। और जो ऊंचाई आपको दी गई है, जो गहराई दी गई है वह 14 मीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये लिख लोगे। अब बेलन का आयतन आपको पता होता है, पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है, देखिए h होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच लिखिएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे 14। अब 22/7 गुणे 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 9/4 हो जाएगा। और गुणे 14, 7 से काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से इसको काट दीजिए, तो ये 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से इससे काटेंगे 11, और 11 का गुणा होगा 9 में, तो 99 आ जाएगा। 99 घन मीटर मिट्टी हमको हटाना है। तो 1 मीटर हटाने का दाम जो है वह 30 रुपए है। तो 99 को हटाने के लिए कितना होगा, 99 गुणे 30, तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, 2970 रुपए। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कुएं को खोदने में कितना रुपए खर्च होगा यह आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंक के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 पासों को जब हम लोग फेंकते हैं तो कुल 36 घटनाएं होती हैं, यह मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि दोनों को फेंकने पे सम अंकों का ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब कितना ऐसी घटनाएं होंगी कि दोनों पे सम संख्याएं आए। तो इस तरीके से अब देखिए सम संख्या पासे पे क्या क्या आता है, पासे पे 1 2 3 4 5 6 ये आता है। और इसमें से सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 4 और 6, 2 4 6, ये 2 से कटने वाली जो संख्याएं हैं वह सम संख्याएं। अब सम संख्याएं तो आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और दिया गया है, इसका आप ध्यान रखा करिए कि कहीं पे एक पासे की बात हो रही है या दोनों पासे की। ठीक है, अगर एक पे सम की बात होती तो आपको ज्यादा संख्याओं में मिलता, लेकिन यहाँ पे दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की संभावना बोल रहा है, यानी कि दोनों पासों पे सम आने की संभावना। अब देखिए पासे पे जो घटनाएं होती हैं वह 36 घटनाएं होती हैं। जैसे पहले पे 1 आ रहा है तो बाकी दूसरे पे 1 से लेकर के 6 कुछ भी आ सकता है। इसी तरीके से दूसरे पे 2 आ रहा है तो बाकी दूसरे जो पासे पे है वह कुछ भी आ सकता है। और पहले पासे 3 आ रहा है तो इसके बाद कुछ भी इस पे आ सकता है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से 36 जो है ये 36 स्थितियां बन सकती हैं। अगर 2 पासों को फेंका जाए तो ये 36 स्थितियां बन सकती हैं। अब इसमें आपको खोजना है कि दोनों पे सम संख्याएं आए। अब देखिए पहले पे 1 आ रहा है, सभी पे पहले पे 1 आ रहा है तो 1 तो सम संख्या है नहीं, तो ये पहली लाइन में आपको कोई भी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से दूसरे में 2 पहले पे आ रहा है तो आपको जहां पे 2,2 मिला है ये दोनों में पे सम है, और 2,4 और 2,6 3 घटनाएं ऐसी मिल गई जहां पे दोनों पासों पे सम आ रहा है। इसी तरीके से 3 जो है वह पहले पासे पे अगर आ रहा है हर जगह तो ये तो विषम है, तो ये लाइन पूरी खत्म। अब 4 वाली लाइन को देखिए तो 4,2 4,4 4,6। इसी तरीके से 5 वाला जो है वह विषम है तो 5 वाली लाइन पूरी खत्म। और यहाँ पे देखिए 6 वाले में तो 6,2 6,4 6,6। अब आपसे बोला है यही फाइंड करने की कि दोनों पे सम आने के ऊपर आने वाली घटनाओं का समुच्चय। बस आपको बता देना है कि कितनी घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं हैं वही लिख देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2,2 2,4 2,6 4,2 4,4 4,6 6,2 6,4 6,6। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं, बस आपको समुच्चय बता देना था। ठीक है, अब यहीं पे प्रश्न में अगर बोला होता कि किसी एक पे सम आने की संख्या, तो ये आपको 1,2 1,4 1,6
और 2,1 और ये पूरा 2 वाली लाइन पूरी, ठीक। इसी तरीके से 4 वाली लाइन पूरी और 3 में भी ये 3,2, 3,4, 3,6। तो इस तरीके से अनुकूल घटनाएं जो होती हैं वह बदल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 35। निम्नलिखित बारंबारता बंटन में माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करना मैं लगातार आपको बताते आ रहा हूं। बारंबारता बंटन जब दिया रहता है तो पद दिया रहता है, वह पद कितनी बार आया है उसके सामने उसकी बारंबारता दी रहती है। तो 2 जो पद है वह 3 बार आया है, तो 4 जो पद है वह 2 बार आया है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पदों का एक कॉलम बनाते हैं। जो पद हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इनको एक कॉलम में लिख लिया और उनके सामने उनकी बारंबारता को हमने लिख लिया। 2 के सामने 3, 4 के सामने 2, 6 के सामने 2, 8 के सामने 4। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में पहले की बारंबारता और जो अभी आई है। तो 0 पहले कोई बारंबारता नहीं थी क्योंकि इससे पहले कोई पद नहीं आ रहा था, तो 0 धन 3 बराबर 3 हो जाएगा। अब इससे पहले 3 पद आ चुके हैं तो 3 और 2 पद अब आ रहे हैं, तो 3 धन 2 5 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 6 के 2 पद आ रहे हैं और इससे पहले 2 और 4 के 5 पद आ चुके हैं, तो 5 धन 2 बराबर 7 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 धन 4 बराबर 11 और 11 धन 3 बराबर 14, 14 धन 1 बराबर 15 और 15 धन 2 बराबर 17। इस तरीके से संचयी बारंबारता हमने लिख लिया। संचयी बारंबारता यह आपको बताता है कि अभी तक आंकड़ों में कितने पद आ चुके हैं। अब इसके बाद माध्यिका आपको निकालना है यहाँ पे। तो माध्यिका देखिए, निकालते समय संचयी बारंबारता में लास्ट में जो आता है वही बारंबारता का योग होता है। 17 आ रहा है, यहाँ पे योग करेंगे बारंबारता का तो भी 17 आपको मिलेगा। 17 क्या है, 17 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में माध्यिका का फॉर्मूला अलग लगता है और सम संख्या में अलग लगता है। ऑड में देखिए आसान ही होता है, माध्यिका का फॉर्मूला n धन 1/2वां पद। तो ये हो जाएगा n 17 है तो 17 धन 1/2 यानी कि 18/2 वां पद यानी कि 9वां पद। 9वां पद ये आप कैसे निकालेंगे, 9वां पद नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं 9वें पद का मान। ये ध्यान रखिएगा, 9वां पद या 9वें पद का मान, ठीक। तो 9वें पद का मान कितना होगा, अब यह आप देखिए। अब आप देखेंगे इस टेबल में तो 2 के पहले 3 पद आए हैं, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 2 के 3 पद, फिर उसके बाद 4 के 2 पद आए हैं तो 4,4 उसके बाद आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो फिर 6 के 2 पद आ रहे हैं, 6,6 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो 8 के 7 पद आ रहे हैं, तो यहाँ तक 7 पद आ चुके हैं। उसके बाद 8वां, 9वां, 10वां, 11वां जो पद है वह किसके आ रहे हैं, 8 के आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो 9वां पद होगा, 7 के बाद 8वां, 9वां पद और उसके बाद 9वें से लेकर के 10वां, 11वां ये किसके पद हैं, 8 के पद हैं। संख्या 8 के पद हैं। तो इस तरीके से मान क्या हो जाएगा इसका, 9वें पद का मान अगर आप देखोगे तो वह 8 आ जाएगा। 9वें पद का जो मान होगा वह 8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो पद का मान होता है वह माध्यिका होता है, ठीक। तो यहाँ पे 8 आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 36 है। एक समकोण त्रिभुज ABC में tan A 4/3 है तो sin स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A का मान ज्ञात कीजिए। sin स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A का मान आपको ज्ञात करना है। और tan A क्या होता है, tan किसी में भी tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब का मान 4 हो जाएगा और आधार का मान 3 हो जाएगा। एक त्रिभुज आप बना सकते हैं किसी भी तरीके से। इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज आप बनाइए और उसको एक कोण A दिखाइए। A के सामने वाला कोण लंब हो जाएगा यानी कि उसका मान 4 और इधर A से सटा हुआ जो भुजा होगा वह आधार हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 और 3, इस तरीके से आपके हो गए। अब इसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान आपको निकालना है। अब देखिए साइन और कॉस में आता है आपका लंब बटे कर्ण, ठीक है।
लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण का मान आप निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये हो जाएगा √3² प्लस 4²। तो इसका मान जो आ जाएगा 9 और 16 25, इसका मान 5 आ जाएगा। कर्ण का जो मान आ जाएगा वह 5 आ जाएगा। तो यहाँ से साइन ए बराबर लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण यानी 4/5, और कॉस का मान लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, तो 3/5। ये कॉस ए का मान हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो साइन स्क्वायर ए, साइन की जगह 4/5, 4/5 का स्क्वायर और धन 3/5 का स्क्वायर। तो अब देखिए 4/5 यानी कि 16/25 और धन 9/25। अब जोड़िए तो ये 25/25 हो जाएगा और मान कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू कितना आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कोई भी मान होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो मान आता है वह एक ही आता है। ठीक है, ए का मान कुछ भी हो या थीटा लिखा हो, थीटा का मान कुछ भी हो, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए किसी भी कोण पे आप निकालेंगे तो मान एक ही आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको सोल्यूशन करके दिखाना था, तो इस तरीके से आप दिखाओगे। ठीक है, सीधे आप एक नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जब आपको tan ए का मान 4/3 दिया गया है और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पूछ रहा है तो आप सॉल्व करके दिखाओगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37। 550 घन सेमी लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाया जाता है। यदि सरिया का व्यास जो है 1 सेंटीमीटर है तो सरिया की लंबाई ज्ञात करो। अब देखिए एक तरीके से आप समझ लीजिए कि यह आपको एक आयतन दे दिया गया है। ठीक है, इतना लोहा आपके पास है और एक व्यास दे दिया गया है कि हाँ इतना मोटा सरिया आपको बनाना है। तो कितने लंबाई का, ये लंबाई कितनी बन सकती है इतने लोहे से, यह आपको निकालना है। तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आपने बेलन पढ़ा है, सरिया होता है एक बेलन की तरह, जो जैसे आपका एक पेन है तो पेन भी क्या है एक बेलन की तरह है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपको आयतन दिया गया है। यही आयतन के माध्यम से यह आयतन वह ये व्यास रखते हुए कितना लंबाई बना सकता है यह आपको निकालना है। तो बस आपको आयतन का फॉर्मूला पता है πr²h, और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि व्यास जो है वह 1 सेंटीमीटर का है। तो अब देखिए आयतन आप रख दीजिए, आयतन जो है वह 550 दिया गया है बराबर पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू h। ये h ऊंचाई कह लीजिए आप या इसको l लंबाई कह लीजिए, यही h जो होगा वही लंबाई होगा। ठीक, तो इंटू h। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे, h हमको निकालना है तो h को एक तरफ रखेंगे बाकी को दूसरे तरफ। अब ये देखिए 7 इधर जाएगा बराबर के गुणा में हो जाएगा और ये /2 का स्क्वायर जो है ये भी उधर चला जाएगा तो गुणे में हो जाएगा और 22 इधर नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद 2 से 22 को काटिए, 11 बार में कट जाएगा। अब 11 से 550 को काटेंगे तो 5 और 0 50 बार में कट जाएगा। 50 का गुणा 2 में करेंगे तो 100 हो जाएगा और 100 का गुणा 7 में करेंगे तो 700 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि ये क्या आ गया, लोहे का जो बेलनाकार सरिया है उसकी लंबाई आ गई, या ऊंचाई या लंबाई आप जो भी कह लीजिए। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वह 700 सेंटीमीटर आ जाएगी। जनरली हम सरिया को लंबाई में ही नापते हैं तो लंबाई कहेंगे। तो 700 सेंटीमीटर लंबा सरिया बन जाएगा 550 घन सेंटीमीटर लोहे से, अगर 1 सेंटीमीटर व्यास का सरिया बनाना हो। ठीक है, अगर व्यास आप बढ़ाएंगे और मोटा सरिया आप बनाएंगे तो और लंबाई कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे सारी चीजों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38। एक टोकरी में 1250 फूल हैं। यदि एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं, यदि उसके कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। अब देखिए एक व्यक्ति जो है वह एक नगर में घूम घूम करके फूल चढ़ा रहा है मंदिरों में।
प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि नगर में घूम घर करके मंदिरों में फूल चढ़ा रहा है, और एक मंदिर में कितना फूल वो चढ़ा रहा है, जितने संख्या में मंदिर वहां पे हैं उतना फूल वह उस मंदिर में चढ़ा रहा है। मान लेते हैं अगर 10 मंदिर हैं पूरे शहर में तो वह 10 फूल एक जगह चढ़ा रहा है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जो फूल रखे हैं वह टोकरी में रखे हैं, और एक टोकरी में कितने फूल आ सकते हैं, 1250 फूल आ सकते हैं ये कह रहा है। और कुल वह 8 टोकरी जो है वह फूल चढ़ा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने मंदिर हैं नगर में। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए कुल कितने फूल चढ़ाए गए हैं सबसे पहले हम लोग वह निकाल लेते हैं। तो 8 टोकरी जब वह फूल चढ़ाएगा तो कुल कितने फूल चढ़ाएगा, 8 टोकरी चढ़ा रहा है और एक टोकरी में है 1250 फूल, तो 1250 गुणे 8 कर देंगे, ये आ जाएगा 10,000 फूल। उसने 10,000 फूल चढ़ाए हैं। और यहीं से मान लेंगे कि माना मंदिर की संख्या x है, मंदिर की संख्या x है, तो वह x फूल हर मंदिर में चढ़ाएगा, हर मंदिर में चढ़ाएगा। अब कुल चढ़ाए गए फूलों की संख्या अगर हम निकालना चाहें तो x मंदिर गुणे x फूल करेंगे, तो कुल चढ़ाए गए फूलों की संख्या x गुणे x हो जाएगी। और जो हमने निकाला भी है वो कितना है, 10,000 है। तो x गुणे x बराबर 10,000 हो गया, यानी कि x स्क्वायर बराबर 10,000 को लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर, और सीधे सीधे x का मान आ जाएगा 100, यानी कि मंदिरों की जो संख्या आ जाएगी वह 100 आ जाएगी। तो इस तरीके से आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है तथा उसका आयतन 9 पाई घन सेमी है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। एक लंबवृत्तीय शंकु, शंकु आपको पता है इस तरीके की आकृति, और इस लंबवृत्तीय शंकु में क्या बताया जा रहा है कि शंकु की ऊंचाई उसके आधार के त्रिज्या के बराबर है, यानी कि h जो है वह बराबर है r के। यहाँ फिगर में नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको जो प्रश्न में दिया गया है वह h बराबर r दिया गया है। ठीक है, अब उसका आयतन जो दिया गया है 9 पाई दिया गया है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए h बराबर r हो गया और v बराबर 9 पाई दिया गया है। आपको पता है शंकु का जो आयतन होता है वह 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, और हमको आयतन दिया गया है, तो इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। देखिए आयतन है 9 पाई बराबर 1/3 पाई r h के बराबर है, तो h स्क्वायर, r बराबर h है तो r की जगह h स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊंचाई हमको निकालना है इसीलिए h में सब रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इंटू h। अब देखिए पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई को पाई ही रखेंगे क्योंकि आयतन पाई में दिया गया है, पाई पाई कट जाएगा। अब इसको 3 को उधर भेजेंगे तो गुणे में हो जाएगा, और पाई को भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। इधर बचेगा h क्यूब और इधर हो जाएगा 9 पाई इंटू 3 बाई पाई। अब देखिए पाई पाई कट जाएगा और h क्यूब बराबर हो जाएगा 9 गुणे 3, या इसी को लिख दीजिए 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि h बराबर आपको कितना मिल जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे h क्यूब बराबर 3 का क्यूब हो जाएगा और h बराबर 3 हो जाएगा। h का मान 3 आ गया, यही आपको निकालना था। शंकु की जो ऊंचाई हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको आयतन घन सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो है यह इसी क्लास में हमने देखा, ये रिपीटेड प्रश्न यहाँ पे दे दिया है इन्होंने। जो पहला क्वेश्चन हमने इस क्लास में देखा, क्वेश्चन नंबर 31, वही क्वेश्चन है ये। आपको इसका मान दिया गया है 30 अंश 40 अंश, और आपसे किसका मान पूछ रहा है, इस पूरे का CAD इसका मान और CBD। ठीक है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। ये 90 अंश हो जाएगा और ये 90 अंश हो गया तो 90, और फिर ये 60 हो जाएगा तो ये 100 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 40, और ये 90 हो जाएगा अर्धवृत्त का, 40 90 130 50 अंश, और ये 80 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो 100 अंश और 80 अंश हमने निकाला था, वही क्वेश्चन दोबारा यहाँ पे है। तो यहाँ प्रश्न संख्या 40 तक हमने कर लिया। उम्मीद है कि सभी प्रश्न जो हैं यहाँ पे आपको समझ में आए होंगे।
कहीं किसी प्रश्न में कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आगे आपके 2 क्लास और बचते हैं, क्योंकि 63 प्रश्न आपके दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पे करा दूंगा। आपको 2 क्लास और लगनी है, 2 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सभी यहाँ पे प्रश्न समझ में आए होंगे, यह वीडियो पसंद में आई होगी। तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसानी से तैयारी अपनी कर पाएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी विषयों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप सभी विषयों की पढ़ाई करिए, अपनी तैयारी बेहतरीन बनाइए। और सबसे बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, सबसे कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, और सभी नोट्स के पीडीएफ, राजन पॉन सीरीज के पीडीएफ चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, सभी वीडियोस को ऑफलाइन डाउनलोड करके कभी भी देखना चाहते हैं, नोट्स को प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये सभी सुविधा आपको हमारे ऐप पे मिलेगी। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से डाउनलोड करिए और वहां पे आप 4 सेमेस्टर कोर्स में एनरोल करिए, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।